Assalamualaikum. Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. देखिए हम तो अच्छी बात की बात कर रहे हैं ना। अच्छा करें फिर अच्छी बात, ठीक है भाई। बहुत ज़ुहैब जो है वो जल्दी में है तो हम आते ही अच्छी बात पे जा रहे हैं। अच्छी बात ये है आज की कि हमारे प्यारे नाजरीन, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गलत फहमियाँ जो हैं वो दोस्तियों को, रिश्तेदारियों को ख़राब करती हैं। तो जब तक आप श्योर नहीं हो, टिल यू डोंट नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज, डोंट जज और गलत फहमी ना पैदा करें, बिकॉज उससे शक होता है। शक दिल में वेनम यानी जहर फैलाता है। सो डोंट जंप टू द कंक्लूजन। जी तो ये कहाँ मैसेजिंग हो रही है? ये घर वालों को। अच्छा ठीक है, लेकिन बात बिल्कुल सही है अपनी जगह कि गलत फहमियाँ जो है ना वो आपके रिश्तों को ख़राब कर देती हैं और निकलता उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने से पहले आप कम्युनिकेशन गैप जो हो गया उसको पहले ब्रिज करें और बातचीत करके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। तो वो जो आपने कहा ना पर्सपेक्टिव दोनों तरफ के देखना, जब आप दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव देखते हैं तो फिर आपको बात वैसे ही सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप वन साइड स्टोरी को लेकर आगे चलते हैं और फिर उसको इतना मैग्नीफाई कर देते हैं कि फिर मामलात वापस आना मुश्किल हो जाते हैं। तो इससे पहले कि ये हो जाए वो कर लें जो। बिल्कुल थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, तो आज का वर्ड है ईडिएट। टू ईडिएट मीन्स दैट किसी आइडिया का आपके पास आना, तो आइडिएट कहते हैं, सॉरी नॉट ईडिएट, वो एक और वर्ड से निकल जाएगा। बट आइडिएट मीन्स कि कोई नया आइडिया आपको आया है, कुछ you've conceived a new you know any idea, कोई कि ये करना चाहिए। प्रोसेस है आपका पूरा जिसमें एक आइडिया जनरेट होता है, तो वो उसे कहते हैं आइडिएट। आइडिएट, और ये बड़ा नया लफ्ज है। नया लफ्ज है। हाँ। तो ये तो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जाते हैं डिक्शनरी में और डिक्शनरी बढ़ती जाती है। उर्दू के बारे में तो यही है कि लश्करी ज़बान है, मुख्तलिफ ज़बानों से उर्दू में अल्फाज आए हैं और इसीलिए बड़ी मज़े की लैंग्वेज भी है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो इस तरह अंग्रेज़ी हर ज़बान इवॉल्व करती है और जो ज़बान इवॉल्व नहीं करती वो स्टैग्नेंट हो जाती है। वो स्टैग्नेंट हो जाती है और फिर लोग उसको बोलना और यूज़ करना, बिकॉज़ टाइम के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अपीयरेंस भी, लैंग्वेज भी, चेंज इज ग्रेट। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छी बात भी हो गई और आज का लफ्ज़ भी। टॉप स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत आज मुकम्मल हो रही है। उनका चन्यो आखिरी रोज़ मुकदमात की समाअत भी करेंगे वो, और नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। ये बताया जा रहा है ज़रा के मुताबिक वो आज उम्रे की अदायगी फैमिली के साथ वो जा रहे हैं उम्रे की अदायगी पर, और सऊदी अरब वो रवाना होंगे। वापसी उनकी 1 नवंबर को होगी। तो ये जो अलविदाई खिताब भी करेंगे और ये जो रेफरेंस होगा इसमें शरीक नहीं होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। नए चीफ जस्टिस का इंतखाब हो चुका है। तीन जजेस में से एक इंतखाब हुआ। ये पार्लिमानी कमेटी जो नई आईनी तरमीम आई इसके मुताबिक उसने ये डिसाइड किया और इंतखाब किया जस्टिस याया अफरीदी का। तो पहली टॉप स्टोरी हमारी ये थी। दूसरी टॉप स्टोरी है कि आईनी तरमीम पर तनकीद की जा रही है, मुख्तलिफ हल्कों में वकला कम्यूनिटी में भी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। हामिद खान साहब ने भी बात की है। आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में भी चैलेंज कर दी गई है। इससे पहले आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया। तो अब ये बताया जा रहा है कि लाहौर रजिस्ट्री में भी इसको चैलेंज कर दिया गया। लाहौर और कराची के वकला का भी 26वीं आईनी तरमीम को हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान सामने आया है। सीनियर वकला हामिद खान, मुनीर मलिक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया गया है। अब तमाम जजेस इंसाफ के बजाय पार्लियामान को खुश, और ये बार बार जो इस पर तनकीद कर रहे हैं उनकी तरफ से आर्गूमेंट आ रहा है कि अब जो जजेस हैं वो इंसाफ के बजाय पार्लियामान को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का कहना था कि आईनी तरमीम पर हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। आईनी तरमीम को सियासी तरमीम उन्होंने करार दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि कोई वकला मूवमेंट है या फिर सिंध हाई कोर्ट बार, पंजाब हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, ये क्या सोच रही हैं और यहाँ पर क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया जा रहा है कि क्या इस तरमीम को एक्सेप्ट करना है या फिर इसके खिलाफ एहतजाज करना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ज़ुहैब, एज ए लेमैन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्शन क्या है तरमीम के? ऑब्जेक्शन देखिए ये है कि ये तमाम जो हम बार बार ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात कर रहे हैं ना, तो एहतजाज इस पर किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात इस पर इज़हार किया जा रहा है
کہ جناب یہ جو بیلنس ہے جس میں ایک سوورن ادارہ ہے اس میں اگر آپ چیف جسٹس کی تعیناتی کوئی پارلیمانی کمیٹی کرے گی تو پھر چیف جسٹس وہ جو آزاد اور با اختیار ہوتے ہیں تو پھر وہ اختیار پارلیمنٹ کے انڈر آ جائے گا, پارلیمنٹیرینز کے انڈر آ جائے گا, اور جب وہ اس کے انڈر آئے گا تو پھر وہ جو فیصلے ہوں گے چیف جسٹس کے, جس پر یہ اعتراض کیا کہ بھائی پارلیمان کو خوش کرنے کی کوشش پھر کی جائے گی ججز کی طرف سے تاکہ ان کو, تو یہ ہم اس پر بات کریں گے. آپ یہ بالکل صحیح آپ کا سوال ہے, اس پر ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے آنے والے وقت میں بھی. تو یہ ہماری دوسری ٹاپ سٹوری. تیسری ٹاپ سٹوری ہماری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی ایک تازہ جھونکا اس کو کہا جا سکتا ہے ہوا کا, اور تھوڑا سا ان کے لیے ریلیف کی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشیخانہ ریفرنس کیس میں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 10-10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے. ریمارکس میں کہا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا. یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے, اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. تو یہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اور دوسری طرف یہ پیش رفت بھی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو رہائی ملتی ہے یا پھر کچھ دیگر کوئی کیسز ہیں ایسے پینڈنگ ہیں جن میں ان کو دوبارہ حراست میں لیا جاتا ہے, تو اس پر بھی مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ہماری تیسری ٹاپ سٹوری. چوتھی ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ مہنگائی کے ماروں کے لیے خوشخبری ہے, ہم عوام کے لیے خوشخبری ہے یہ, اور وہ خوشخبری ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2024 جاری کر دیا ہے اور بتایا گیا کہ رواں مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% رہے گی, یعنی سنگل ڈیجٹ میں رہے گی. بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 7.5% پر آنے کا امکان ہے, یہاں بھی کچھ بہتری کے سائنز ہیں. معاشی شرح نمو 3.2% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 0.4% تک ریکارڈ کی گئی تھی, تو اس میں گروتھ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, 3 سے اب جاری ہے گروتھ ریٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں معیشت بہتر ہو رہی ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ہوپ ہمیں محسوس بھی ہو اور دکھائی بھی دے یہ چینج, بیکاز عوام کے لیے یہ ریلیف بہت بہت ضروری ہے. بالکل آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں جی. ترکیے کی طرف چلتے ہیں. ترکیہ ٹیررزم کے ٹارگٹ پر آ گیا. انکارا کے قریب ایروسپیس اینڈ ڈیفنس کمپنی میں ٹیررسٹ اٹیک شرپسندوں کی جانب سے ایکسپلوژنز اینڈ فائر کیے گئے, جس میں 5 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے. ٹیررسٹ نے کئی افراد کو ہاسٹیج بھی بنا لیا. سیکیورٹی فورسز کی ایکٹیویٹیز میں 2 ٹیررسٹ ہلاک ہوئے. ترکیے کی عراق اور سیریا میں کاردش ملیٹنٹس کے 30 سے زائد ٹھکانوں پر بمباری کی گئی. ٹرکش انٹیریئر منسٹر کا کہنا ہے کہ انکارا اٹیک میں انوالو ٹیررسٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا کہیں گے, پھر فلائٹ لی جائے یا نہیں؟ نہیں, آپ تو خیر جا رہی ہیں اور اللہ خیریت سے آپ جائیں, اور جو آپ جس مقصد کے لیے جا رہی ہیں وہ پورا اور واپس بھی آئے. لیکن دیکھیں پوری دنیا میں یہی بات کی جاتی ہے نا کہ پوری دنیا میں ایک انریسٹ کی صورتحال ہے. اب ترکی میں کافی عرصے بعد یہ دھماکہ بالکل ہوا ہے. استنبول میں اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے 4-5 سال پہلے ہوا تھا, کئی سال پہلے, بالکل تقسیم اسکوائر کے قریب یہ دھماکہ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد صورتحال کنٹرول میں تھی. لیکن اب یہ دوبارہ ہوا ہے تو ایک تشویش کی بہرحال لہر دوڑ گئی ہے. بالکل جی. اب تھوڑی کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں, آپ کا فیوریٹ اسپورٹ جو ہے. تو جی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے نیشنل ٹیم اناؤنس کر دی گئی ہے. ملتان ٹیسٹ کی وننگ ٹیم میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں. کیپٹن شان مسعود, سائم ایوب, عبداللہ شفیق, کامران غلام, سعود شکیل ٹیم میں شامل ہیں. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دونوں ٹیمز کے پلیئرز کی بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹسز جاری ہے. ٹیسٹ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج سے کھیلا جائے گا. تو جی ہم بڑے پر امید ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ فیلڈ میں جائے, بیکاز اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اور سیریز ون کرنے کا بہت اچھا موقع ہے. دوسرے ٹیسٹ میں ایک کانفیڈنس بوسٹر پاکستان کو ملا ہے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز. اچھا, آج بڑا امپورٹنٹ دن بھی ہے, آج ہے ورلڈ پولیو ڈے, اور پاکستان میں پولیو کے کیسز کی کل بھی ہم نے بات کی. پولیو کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں, جو نہ صرف دیہی علاقوں میں پھیل رہے ہیں بلکہ شہری علاقوں میں بھی.
लाइलाज बीमारी की लपेट में इस वक्त शहरी इलाके लग रहे हैं। पोलियो वर्कर्स की दस्तक पर दरवाज़ा ज़रूर खोलें। ये जो दस्तक है ना, ये जिंदगी की दस्तक है। आप ये समझ लें कि अगर आप इस दस्तक पर दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो जिंदगी पर आप अपने बच्चों के दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो ये ज़रूर दरवाज़ा खोलें और अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आपकी छोटी सी कोशिश एक बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। आज हमें ये अहद निभाना है कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है, पोलियो को मिटाना है पाकिस्तान से। बिल्कुल। और जब तक ये हम एज ए कम्युनिटी मिल के काविश का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस और जो पोलियो वर्कर्स हैं वो नहीं कुछ कर सकते। सो पोलियो को बहुत सीरियसली लेना है और माँ बाप हमारी इस प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश है सारे माँ बाप से कि प्लीज़ बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म तो हाजिर है। जैसे हो सका हम इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा हम वक्त तैयार है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं और जरा पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल, क्योंकि हुकूमत ये एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं तो कर रही थी कि इस पर बैकलैश आएगा मुखला कम्युनिटी की तरफ से, तो उससे कैसे डील करना है और बिल के जमातें किस तरह आगे बढ़ेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कुछ के मजीद भी कोई तरमीम आने जा रही है। तो जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। मुल्क सर आपसे ये सवाल है, मुल्क में फिर से वकला तहरीक शुरू होने की बाज़गश्त है, क्या हुकूमत तैयार है इस बाज़गश्त के लिए? मैं नहीं समझता कि कोई वकला तहरीक होने जा रही है। चंद वकला के जो सेक्शंस हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी बेस्ड एहतजाज है। हम नहीं समझते कि ऐसी तरामीम हुई हैं कि जिससे कोई वकला तहरीक निकले। बड़ी न्यूट्रल तरामीम हुई हैं, जुडिशरी के बेहतरी के लिए तरामीम हुई हैं और हम वकला के साथ इंगेज्ड हैं। तो अगर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आईनी तरामीम हुई है उस पर पार्लियामेंट ने अपना हक, जो उसका हक है आइन साजी का, वो उसने प्रैक्टिस किया है और 2/3 अक्सरियत के साथ जो है ये मामला किया है। तो इस पर तहरीक तो नहीं चलनी चाहिए। सब जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं सवाए एक जमात के। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की कोई तहरीक जो है वो चलने लगी है। ये ज़रूर है कि चंद जो वकला के जो सेगमेंट्स हैं वो इस पे एजिटेट कर रहे हैं और वो सब ये भी कहिए कि आप ही के रहनुमा राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पीटीआई की जो हिमायत है जस्टिस मंसूर अली शाह को लेकर, और वो बयानात सबको याद होंगे कि पता नहीं क्या चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ कमान होगी जुडिशरी में तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, ये फैसला हो जाएगा, वो फैसला हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई की हिमायत के बायस ही मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपकी क्या राय है इसमें? बात ये कि वो हर जगह कहते भी रहे, यहाँ तक कि सीएम गंडापुर साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह अगर नहीं बने तो वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो देखें, अगर उन्होंने उनको बनाना था तो कम से कम वो कमेटी में उनके लिए आवाज़ तो उठाते। वो तो कमेटी में भी उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं आए। देखें, बिल्कुल एक जमहूरी, आइनी और मेरिट बेस्ड काम हुआ है और इसमें जो ये स्पेशल पार्लियामानी कमेटी थी उन्होंने अपना जो है एक लॉजिकल और एक बड़ा सोच समझ के और मेरिट बेस्ड जो है वो फैसला किया। अच्छा, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर कुछ कहिएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जस्टिसेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के और उनका बड़ा एक अच्छा करियर है और वो बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो उनका अपना फैसला है। मेरे ख्याल से तो वो कंटिन्यू करें तो बेहतर है। बाकी ये तो हर इंडिविजुअल का अपनी सोच है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है और इसके ऊपर हमारा तो कोई न्यूट्रल इसमें है। अच्छा, ये बताइएगा सर, एक और मरहला है आईनी बेंच का क़याम, तो आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? देखिए जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच का सरबराह तो जुडिशल कमीशन ने बनाना है और गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। जो मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के वो ज़रूर अपनी स्क्रूटनी करेंगे मेरिट के ऊपर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उसके बाद जो आईनी
बेंच है उसके सरबराह का तयन किया जाएगा। उसके अंदर एक टेक्नोक्रेट भी होंगे, उसके अंदर ऑपोजिशन से भी 2 मेंबर्स होंगे, एक सेनेट से, एक नेशनल असेंबली से, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और 5 दीगर जजेस भी होंगे बासमेत चीफ जस्टिस के। तो फिर ये फैसला होगा, इसमें ये लोग फैसला करेंगे, जो कमेटी है जुडिशल कमीशन के जो। राना असद साहब, ये भी तनकीद की जा रही है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी और अदलिया और पार्लियामान के दरमियान वो जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो समझते हैं कि पहले ही आपका एक ब्रोकन जुडिशल सिस्टम था, जो कि अगर आईनी फैसलों की बात करें तो वो भी रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था। अगर बेंचों की बात करें तो उसमें बेंच फिक्सिंग की बात की जाती थी। अगर हम जुडिशल अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक मखसूस चेंबर्स के जजेस जो हैं वो आगे उभरते थे। तो ये सारे वो मसाइल थे जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग दुनिया के अंदर बॉटम में है। तो एक कलेक्टिव विजडम के साथ 2/3 के साथ सब जमातें बैठी और उन्होंने आईनी तरामीम की। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी जुडिशरी की वर्किंग में बेहतरी आएगी। जी राना साहब, ये बताइएगा, जुडिशल कमीशन अब जुडिशल मेंबरान अक़लियत में चला गया है और एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अब उसके मातहत हो गई है जुडिशरी। देखिए, जब भी दुनिया में यही प्रैक्टिस है कि पार्लियामानी कमेटीज़ का एक रोल होता है चीफ जस्टिसेस को और जस्टिसेस को चीफ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने का, और इवैल्यूएशन का भी मैकेनिज्म होता है, एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ तो हर चीज़ को जो है वो एक मैलाफाइड की नज़र से देखा जाता है और उसको गदला करने की कोशिश की जाती है। देखें, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ऑपोजिशन का रोल होगा जो जुडिशल काउंसिल के अंदर, और वो आवाज़ होगी हर पॉइंट पे, मीटिंग होगी और कंसेंसस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो इसके मेंबर्स होंगे वो अपराइट मेंबर्स होंगे और वो जुडिशरी के लिए अच्छे फैसले करेंगे। जी साहब, अमेरिका की बड़ी तकाबुल भी किया जाता है, हमारे साथ भी कैसा है कि भाई अमेरिका में अमेरिकी सेनेट से मंजूरी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का अमल होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात की बात की जाए तो यहाँ बदकिस्मती से हमारा सियासी माहौल, हम फ्रेगमेंटेड है बहुत ज़्यादा, इदारों के दरमियान एक तसादुम की फ़ज़ा हमेशा हमने देखा कि बनी रहती है। तो तरमीम के बाद ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, ये फ़ज़ा आप देख रहे हैं काम न्यूट्रलाइज होगी या मज़ीद तनाव में इजाफा होगा? मैं समझता हूँ कि ये फ़िज़ा काफ़ी हद तक कम होगी, क्योंकि जो नुमाइंदगी है मुख्तलिफ जमातों की, वो ना सिर्फ स्पेशल पार्लियामानी कमेटी में है बल्कि वो जुडिशल कमीशन में भी ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मौजूद हैं। तो जब बहस मुबाहिसा वहीं हो जाएगा और मामलात वहाँ जो है सिविल सोसाइटी से भी लोग होंगे, जुडिशरी के भी लोग होंगे, तो मेरे ख्याल से एक बेहतर फैसला डिबेट के बाद ज़रूर निकलेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। बिल्कुल। सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सियासी मुबसरीन इसको तहरीक इंसाफ की आईनी तरमीम के प्रोसेस का हिस्सा बनने का इनाम और किसी डील का नतीजा करार दे रहे हैं। इसमें वाकई कोई डील हुई है? इसमें कोई सच्चाई है? मैं तो इसके ऊपर तबसरा नहीं करूंगा। हर किस्म की सियासी कैसराइयाँ होती रहती हैं। कोई कहता है डील हो गई, कुछ हो गया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहाई दी है तो ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। मैं इसके ऊपर कोई सियासी जो है वो पॉइंट स्कोर नहीं करूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ थे और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दे रहे थे। अब इस पर जो तनकीद की जा रही है, तनकीद करने वाली जो जमात है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उनका मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं जी, हम बिल्कुल उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक। रऊफ़ हसन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाते हुए हमने आपसे कहा था कि अपोजिशन का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ हसन साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, आईनी तरमीम तो हो गई, अब तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? क्या तहरीक चलाएंगे या तरमीम को चैलेंज करेंगे? पार्टी के पास और क्या ऑप्शन है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि हम इन असम्बलीज़ को ये लेजिटिमेट नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि इनके पास कोई प्रेरोगेटिव मौजूद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बड़ी बात की बात है कि ये एग्जिस्ट भी करें, ये बिल्कुल सब ठीक है। और इन असम्बली से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पास हुई हैं, हम उनकी लेजिटिमेसी जो है उसको भी हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम इसके तमाम प्रोसेस से, जो उन प्रोसेस के ज़रिए ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को उससे अलहदा रखेंगे, हम उसमें शरीक नहीं होंगे। बाकी हम देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और हम अपनी पॉलिसीज़ को उसके मुताबिक ही बनाते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे जैसा भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन अच्छा रऊफ़ साहब, आप पर ये तनकीद हो रही है कि ये आप लोगों ने आईनी तरमीम का हिस्सा भी आप बने और उसके आपने मौलाना फजल रहमान के ड्राफ्ट को भी कहा कि भाई ये ठीक है, फिर पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम भी आपने दे दिए और इसके बाद आपने यू टर्न ले लिया, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं। तो इतनी कन्फ्यूजन का शिकार पीछे आए क्यों हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए कोई यू टर्न नहीं था, ये गैर मुनासिब तरीका होगा इस बात को डिफ़ाइन करने का। देखिए हम कभी भी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। मौलाना के साहब के साथ हमारा राब्ता रहा है, मौलाना साहब के साथ हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, मौलाना साहब के साथ वो हमें ब्रीफ करते रहे हैं अपने प्रपोजल्स के बारे में, हम उनको ब्रीफ करते रहे हैं अपने प्रपोजल्स के बारे में। एंड वी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमारे जो प्रपोजल्स, फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रपोजल था, वो उसको उन्होंने अपने ड्राफ्ट में शामिल भी किया। टू दैट एक्सटेंट यस, हम मौलाना साहब के साथ मिल रहे थे, बात कर रहे थे और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, जो उसका हम हिस्सा कभी नहीं बने। वो जो इन्होंने कमेटी वो किसी और पर्पज़ के लिए बनी थी और फिर उन्होंने उसको ये टास्क भी दे दिया, और हम कभी भी फॉर्मली जो है एक्सक्यूज मी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। उसके बाद जब ये तमाम मामला आया, उन्होंने नाम मांगे तो हमने नाम सिर्फ भिजवाए थे, लेकिन उसको हमने जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है जो ये फैसले करती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, उसमें अभी वो नाम पेश नहीं किए गए थे। जब शाम को कमेटी की मीटिंग हमने कन्वीन की और ये नाम और बताया गया कि किस लिए वो हमें कह रहे हैं कि इन मामलात में शिरकत करें आप, तो पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि हमने इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना, किसी सूरत में हम इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहेंगे। तो वही स्टांस हमारा था जो कि पार्टी ने जिसके बारे में फ़ैसला किया, और उसी स्टांस के ऊपर हम अब भी हम करेंगे। बिल्कुल सर। रऊफ़ साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सियासी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि इसको तहरीक इंसाफ की आईनी तरमीम के प्रोसेस का हिस्सा बनने का इनाम कहा जा सकता है और किसी डील का नतीजा कह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे मीडिया का ये खासा बन गया है कि वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, वो डिस्टॉर्ट करते हैं, वो फैब्रिकेट करते हैं, वो उसको एक अपना ही मीनिंग देने की कोशिश करते हैं जिसका कि हक़ाइक़ से दूर पार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये एक सवाल जो है ये आपका बिल्कुल इन्हीं मेरी जो एजम्पशंस हैं उसके ऊपर बेस्ड है। अगर हमारा कोई इस किस्म का कोई सिचुएशन होती है, इस किस्म की कोई बात होती, तो क्या बुशरा बीबी के साथ वो सलूक रवा रखा जाता जो कि आज उनको बेल मिलने के बाद रखा गया है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जज साहिबान जो थे वो रूबकार देने की बजाय उन्होंने उनको हमें बताया गया कि वो जनाजे के ऊपर चले गए हैं, कोई फौत हो गया। उसमें 4 नहीं, सब के सब जो हमारे जो जज साहिबान थे जो कि रूबकार देने के लिए एम्पावर्ड थे, वो वहाँ गायब हो गए। और बुशरा बीबी जो है आज भी जेल में हैं। हमें नहीं पता कि कल उनको किसी और मुकदमे में धर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया के ऊपर ले भी एक ऐसा वक्त आया हुआ है, रियासत का ख्याल करें, रियासत की फ़िक्र करें कि रियासत किस तरफ जा रही है। तो ये जो फैब्रिकेशंस बनती रहती हैं और जो मीनिंग्स अटैच किए जाते हैं जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मेरा ख्याल है कि मीडिया को जी रऊफ़ साहब हमारे साथ ही रहिए। एक हमने लेना है
सियासी मामलात, अपोजिशन के साथ ताल्लुकात, मौलाना से मीटिंग्स, अंदरूनी मामलात और बानी पीटीआई से मुलाकात के सवालात भी आपसे करने हैं, लेकिन एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक के बाद आते हैं। बैक पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथी हैं। रऊफ साहब, अगला सवाल ये कि मौलाना फजलुर रहमान से आप लोगों के मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि आपके ही रहनुमा शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पहले ही बता चुके थे कि वो हुकूमत के साथ हैं, मिले हुए हैं उनके साथ, सब कुछ हुकूमत के साथ मिली भगत से किया गया है। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? फैक्टर्स हैं जो कि मैं साइड करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का एक अपना तरीका होता है। मौलाना का भी अपना तरीका है, हमारा भी अपना तरीका है। मौलाना के साथ हमारा एक बड़ा चेकर्ड किस्म का पास्ट रहा हुआ है। आपको पता है कि उनके साथ हमारे बहुत कशीदा ताल्लुकात रहे हुए हैं, और वो अब हम जो जिस फेज़ में से गुजर रहे हैं वहाँ हमारे ताल्लुकात उनके साथ इंतहाई प्लेजेंट हैं, इंतहाई अच्छे हैं, और हम चाहेंगे कि इन ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन करें, इन ताल्लुकात को मज़ीद हम एक्सपैंड करें। ये पार्टी की पॉलिसी है और हम उनके साथ एंगेज रहेंगे। ये खान साहब ने भी हमें कहा है कि उनके साथ एंगेज रहना है और हम रहेंगे। ये एक फैक्टर है, एक एलिमेंट है उसका जो कि मैंने आपसे बयान किया। दूसरा जो एलिमेंट है, हम क्यों भूल जाते हैं कि इस वोट के लेने से पहले हमारे लेजिस्लेटर्स के ऊपर, मौलाना साहब के लेजिस्लेटर्स के ऊपर, बीएनपी के लेजिस्लेटर्स के ऊपर क्या गुजरी है, क्या बीती है? क्या आपने कभी उनका भी सोचा है? क्या आपने देखा है कि उनको किस ट्रीटमेंट से नवाजा गया है? क्या आपने सोचा है कि हमारे लेजिस्लेटर्स को किस ट्रीटमेंट से नवाजा गया है? तो ये हम लोग बड़ी आसानी से बात कर देते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको भी आपको डिफाइन करना चाहिए कि किस किस तरीके से किडनैप किया गया है, उनको कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनको बाकायदा एस्कॉर्टेड। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ये बताइएगा, आइन के हक में वोट डालने वाले तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? उनके ऊपर केस किया जाएगा, उनको टर्मिनेट किया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी उनके लिए? जो वजूहात हैं वो तो मैंने पहले उजागर किए हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। बाकी ये शो कॉज नोटिस है। ये शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि वो शो कॉज उनको किया गया है कि जी आप बताएं कि आपने ये क्यों किया। अब वो बताएंगे जब, तो उसकी बेसिस के ऊपर फैसला होगा। अगर वो डेटा और फैक्ट्स जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं तो एक तरीके से हम एक्ट करेंगे। अगर डेटा और फैक्ट्स उनको सपोर्ट नहीं करते तो फिर हमारा जो उनके साथ डील करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है। इस वक्त तो पहली फेज़ है कि जी हमने उनको शो कॉज किया है, और वो शो कॉज का जवाब जो है उसका हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी कि आगे मुख्तलिफ लोगों के बारे में जिनके शो कॉज के नोटिस के जवाब में हमें मौसूल होते हैं उनके जवाब, तो उसके बारे में पार्टी ये फैसला करेगी कि किसके बारे में किस तरीके से आगे। जी ज़ुएब, हम देख सकते हैं कि पीटीआई, जैसे रऊफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, बड़े डेडलॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली उनकी फ्रस्ट्रेशन बनती है। बिल्कुल, अच्छा ये तो है, लेकिन एक तरफ देखिए पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, रऊफ साहब के अरकान को अगवा किया गया है, और दूसरी तरफ उन अरकान को गद्दार भी कहा जा रहा है। तो पार्टी मौक़िफ़ में कन्फ्यूजन, ये तजाद नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर ज़ैन कुरैशी की अगर हम बात करें तो उनका नाम भी इसमें सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जनाब, मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, लोगों को किडनैप किया गया है। बीएनपी के सैनिटर्स आपके सामने हैं, हमारे कुछ सैनिटर्स जो हैं उनको भी किडनैप किया गया था, वो भी आपके सामने हैं। इंड्यूसमेंट्स दी गई हैं हमारे सैनिटर्स, हमारे लेजिस्लेटर्स को 1 अरब रुपया, बल्कि इससे भी ज़्यादा तक की पेशकश हुई है। अब हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने लिया है, किसने नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने तो उसको रिफ्यूट किया, ये हम जानते हैं बिल्कुल। लोगों ने बड़ी जांफिशानी का मुजाहरा किया है, बड़ी कमिटमेंट का मुजाहरा किया है कि वो पीटीआई के साथ टिके रहे हैं। लेकिन जो हालात में जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इन हमारे लेजिस्लेटर्स को, हमारे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेजिस्लेटर्स को ज़बरदस्ती उनसे वोट दिलवाए गए हैं, भाई वो मुझे उसको फर्दर बयान करने की मेरा ख्याल कोई ज़रूरत है नहीं है। वो तमाम हक़ाइक़ सब के ऊपर आश्कार हैं, सब जानते हैं। ये और बात है कि कुछ लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो बात कर सकें उसकी। हम तो बयान कर रहे हैं और हम बयान करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि माहौल जो है वो इम्प्रूव करें। हम चाहते हैं कि ये जो काम ना करना पड़े, और
اگر آپ نے ایک کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ منظور کروانی ہے تو وہ لوگوں کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی اجازت دینی چاہیے. اس طرح نہیں کہ ان کو آپ گاڑیوں میں بند کر کے یا ان کو گھروں میں بند کر کے وہاں سے آپ ان کو ٹرانسپورٹ کریں پراپرلی اسکاٹڈ اور کمروں میں بٹھایا جائے اور پھر جب ان کی ضرورت پڑے تو ان کو آپ جا کے زبردستی ان سے ووٹ دلوائیں. اس طرح سے نہ قانون بنتے ہیں, اس طریقے سے نہ آئین اسٹرینتھن ہوتا ہے, اس طریقے سے نہ ریاستیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. تو ہم اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ جو سارا اس وقت ایڈیفس ہے, جو سارا سسٹم ہے جو کہ جھوٹ اور فریب اور فراڈ کے اوپر انہوں نے کھڑا کیا ہے, یہ لاسٹ نہیں کر سکتا, یہ سسٹین نہیں کر سکتا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ویری سون یہ کرمبل کرے گا اور اس کی جگہ وی ہوپ اینڈ پرے کہ حقیقت میں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اس ملک میں آئے گی. اچھا رؤوف صاحب یہ بتائیے گا کہ خبریں چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے رہنماؤں سے, پارٹی کے رہنماؤں سے, لیکن بہت گرما گرمی ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میرا ویژن ہے اس کو آپ آگے لے کے نہیں جا رہے. تو اس پہ کیا کہیں گے, کیا حقیقت ہے ایکچولی؟ میں یہ پہلے آپ کو کچھ کہا تھا میڈیا کے بارے میں, مجھے وہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے جی 5 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, میری ذاتی طور کے اوپر 5 لوگوں سے بات ہوئی ہے. اس میں سے کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ اس قسم کی کوئی کانورسیشن وہاں ہوئی ہے. اب آپ کو کہاں سے اطلاع ملی ہے, آپ کی انفارمیشن کی سورس کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا, آپ بتا دیجئے. یہ ایک سوال ہے میرا آپ سے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ وہی ٹپیکل ایک میڈیا کی اپروچ ہے کہ جی ایک فیبریکیٹڈ کویسچن کریں گے, فیبریکیٹڈ فیکٹس کو فیبریکیٹ کر کے اس کو اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس کا کوئی بیسس نہیں ہے اس قسم کی سچویشن کا جو کہ آپ انیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو آپ نے انیکٹ کی ہے. 5 لوگوں میں سے کسی سے بھی ہاں یہ ضرور تھا کہ اوریجنلی ملاقات جو تھی وہ 1.5 گھنٹے کی کرانے کا پرومس کیا گیا تھا, لیکن 40 منٹ کے بعد ملاقات جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر. رؤوف صاحب یہ بھی کہ آپ کے جو آپس میں یعنی رابطہ ہے پارٹی رہنماؤں کے درمیان اور عوام اور رہنماؤں کے درمیان وہ کچھ کمزور نظر آ رہا ہے. احتجاج بھی آپ کے اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے جو پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جمعے کو بھی احتجاج کی کال دی آپ نے, اس سے پہلے جو گزرا ہے خاص رسپانس وہاں بھی نہیں آیا ہے. اور پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا ووٹ بینک تو ہے وہاں پر, لیکن پنجاب کی لیڈرشپ بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ کہنا کہ پنجاب رسپونڈ نہیں کر رہا جی, یہ حقائق پر مبنی اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم نے کال دی تھی ان کو مینار پاکستان پہنچنے کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ وہ لاہور سے 40 کلومیٹر دور وہ جگہ تھی, اس کے باوجود لوگ وہاں پہنچے تھے. اور جو جہاں آلٹرنیٹ انہوں نے ہمیں وینیو دیا تھا وہاں لوگ پہنچے تھے اور بڑی تعداد میں پہنچے تھے. ہم کال جب دیں گے, ہمارا ایک اسٹریٹجی سیشن ہوگا, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. اور اس کے مطابقت سے جب ہم کال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اس میں شامل ہوں گے, جیسے کہ پاسٹ میں ہوتے رہے ہیں اب بھی ہوں گے. ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ بہت 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 وسیع ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہماری کاز کو اسپاؤس کرتے ہیں, ہماری کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جب ہم ایک کال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کنسلٹیٹیو سیشن کے بعد, آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی. رائٹ سر, یہ بتائیے گا پارٹی آئینی ترمیم کو چیلنج کرے گی اور کیا اس کے خلاف کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے ہماری جدوجہد جو ہے اس کے 3 فیسٹس ہیں, بیسیکلی 3 فیسٹس ہیں. ایک ہے پارلیمنٹ کے اندر, ایک ہے قانونی محاذ کے اوپر, اور ایک ہے پبلک جو لیول کے اوپر ہم جو پرامن احتجاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہم ان تینوں محاذوں کے اوپر اپنی جدوجہد جو ہے اس کو نہ صرف جاری رکھنے کا سوچتے ہیں, اس کے بارے میں ہم فلی کمیٹڈ ہے, بلکہ ہم چاہیں گے کہ اس کو فردر انٹینسیفائی کریں, اس کو فردر براڈن کریں. اور یہ جو جدوجہد کے بغیر جو ہے وہ ایک اور سوال بس جاتے ہوئے کہ ترمیم سے عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور اداروں کے درمیان یہ ٹکراؤ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر کچھ بہتری ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ یہ اس سے بہت زیادہ نقصان اس طریقے سے ہوگا. دیکھیے جی ٹرائیکاٹمی آف پاور جس کا ذکر آپ نے خود کیا ہے, اس میں 3 پلرز ہیں پاکستان کے, جس کے اوپر ریاست جو ہے اس کا ستون جو ہے, ریاست جو ہے وہ کھڑی ہے اس کے اوپر. ایک ہے آپ کا لیجسلیچر, دوسرا ہے ایگزیکٹو اور تیسرا ہے عدلیہ.
اب ان ترامیم کی بیسس کے بعد اس کے ان کے انیکٹ ہونے کے بعد ان کے پاس ہونے کے بعد جو عدلیہ ہے وہ ایگزیکٹو کی تابع ہو گئی ہے. عدلیہ کی اپنی انڈیپینڈنس اپنی فریڈم جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹلی سلب کر لی ہے اور ایگزیکٹو نے وہ تمام طاقتیں جو ہیں وہ روف تمام صاحب پاورز وقت جو کی ہیں. ہمارے پاس قلت ہے، بریک لینا. یہاں واضح طور پر موقف پی ٹی آئی کا سامنے آ گیا. روف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل ایک بریک لینا ہمیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا. زہیب ول بی رائٹ بیک. ہاں سرمت جا رہی ہے. ویلکم بیک. اور ذرا کچھ مختلف سا لگ رہا ہوگا. سروت نہیں ہے. سروت جناب 2-3 دن کے لیے گئی ہیں, ٹرکی گئی ہیں, اور میں ان سے شکوہ ضرور کروں گا کہ بھئی مجھے چھوڑ کے ٹرکی چلی گئی ہیں. سروت خود انجوائے کر کے آئیں گی, گھوم پھر کے آئیں گی, لیکن ہم ان کی پارٹیسپیشن رہے گی. آپ آنے والے شوز میں 3-4 دن میں دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے ہمیں ٹرکی کا فوڈ بہت مشہور ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گی, اور کچھ ویلاگز وغیرہ بنا کے. تو ٹرکی کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈریم ڈیسٹینیشن بھی جس کو کہا جاتا ہے. تو اب اوورسیز کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز جو ہمارے بھی دل کے قریب ہیں, اور ان اوورسیز پاکستانیز کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, لیکن روزگار کی غرض سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے خاندان کی بہتری کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کا نام ہی وہاں روشن کر رہے ہوتے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم ہم چلتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ شفینہ مصطفیٰ ہیں, یو کے برمنگھم سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہمارے ساتھ جویریہ اسد ہیں, ریاض سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کچھ وہاں پر لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور لوگوں کو بہتری کے راستے کی جانب پازیٹیوٹی کی راہ دکھاتی ہے. تو جناب شفینہ بہت شکریہ, آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے. شفینہ, کیا یو کے کب آپ گئیں اور وہاں پر کیا کر رہی ہیں, کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, کتنا مشکل تھا, وہاں کی نارمز, وہاں کا کلچر پاکستان سے کیسے تقابل کرتی ہیں, ذرا بتائیے. السلام علیکم. میں بورن یو کے میں ہوئی ہوں, برمنگھم میں بورن ہوئی ہوں. تو میرا تو پھر یہاں کا اپبرنگنگ ڈفرینٹ ہے. اور آپ کی فیملی, آپ کے فادر پاکستان سے ہی تھے؟ میرے فادر یہاں کے تھے, وہ بھی یہاں کے بورن تھے. میری مام ملتان کی بورن, لاہور کی بورن تھی, تو وہ ملتان میں رہتی تھی. جی. تو وہ کلچر آپ نے, پاکستان کا جو کلچر تھا آپ کے فادر نے آپ کو دیا, بتایا کہ بھائی یہ ہماری زبان ہے, یہ ہمارے طور طریقے ہیں, ان کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے, ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے. اس میں کیا کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ اپنے تجربات ذرا بتائیے. میں اپنے ڈیڈ کے بارے میں تو اتنا نہیں کہہ سکتی, وہ تو فوت ہو گئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی. تو میرے جو ایکسٹینڈڈ فیملی کی, انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا. تو ہمارے کلچر کو بہت بھی مطلب ان کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہمیں نا بھی مطلب اپنے کلچر کو یاد رکھو, بھی اب ہم مسلمان ہیں یہاں پہ ہیں, تو انگلش ماحول میں ہم رہ رہے کہ ٹھیک ہے, مطلب ہر بندے کو رسپیکٹ کرو, ان کا خیال رکھو, بٹ یاد رکھو بھی تم مسلمان ہو. یہ ریلیجن کا اور کلچر کا بہت ہماری فیملی میں بہت اسٹرانگ ہے, اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں. جی اچھا جویریہ, آپ بتائیے گا, آپ وہاں پر کوچنگ کرتی ہیں, لوگوں کو امید کا راستہ, پازیٹیوٹی کا راستہ دکھاتی ہے, تو ریاض میں کیسے اسٹیبلش آپ نے یہ کیا اور سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کام کیا جائے, ایکسپوجر لیا جائے, اور کتنا ضروری ہے یہ ہمارے ینگ جو بچے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی کوشش کر کے اپنے وطن کے لیے کچھ کریں اور وہاں جا کے اسٹیبلش ہوں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. السلام علیکم, مجھے آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, اپنا سوال تھوڑا سا ریپیٹ کریں. میرا سوال بس یہی ہے, اپنے تجربات بتائیے, کیسا فیل کر رہی ہیں ریاض میں, کیا کر رہی ہیں, پاکستانیوں کے لیے کیسے آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, پاکستان کے لیے کیسے آپ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. اچھا, میں تقریباً 2007 میں سعودی عرب آئی تھی, اور 17 سال سے میں ایسٹرن ریجن میں تھی. ریاض میں ابھی میں 1 سال سے موو ہوئی ہوں. بائی پروفیشن میں میکینیکل انجینئرنگ تھی, اور یہاں پہ آف کورس جب میں آئی تو ورکنگ اپرچونیٹیز اتنی زیادہ وائبل نہیں تھیں. تو ان 2013 میں نے اپنا ایک ایلیٹ فورم کے نام سے خواتین اور بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا تھا, تاکہ جو میری طرح لائک مائنڈیڈ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے کریئرس کو گیو اپ کر دیا ہے, کسی وجہ سے وہ پرسو نہیں کر پا رہی اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں, تو میں نے اپنا
ये ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया और इसका मकसद ये था कि जितनी भी ख़वातीन हैं अगर वो अपने करियर को उस प्रोफेशनल अप्रोच के साथ परसू नहीं करी, लेकिन जो कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं या जो उनके अंदर पैशन है उसको मैं रिवाइव करूँ। तो हमने अपना सोशल एंटरप्रेन्योर क्लब जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने प्लान की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, क्योंकि आप देखें इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन और बच्चों को हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आएँ। और आपको पता है कोविड के बाद कितने सारे लोग जो है वो जिनकी जॉब्स वगैरह ख़त्म हो गई और बहुत सारे लोगों ने अपने पैशन को रिवाइव किया। सो आई वाज वर्किंग मेनली रिलेटेड टू SDG 5 गोल्स, जिसमें ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से मैं काम कर रही हूँ पिछले 11 Women साल से। empowerment की और उसमें मेरा मेन फोकस यही है कि मैं ख़वातीन को मोटिवेट करूँ मोटिवेट करो, बाइख्तियार जो बनाएं। कुछ भी उन्होंने अपनी अच्छा लाइफ शफीरा, में आप ये बताइए, जब किया है। यूके की हम बात करते हैं तो यूके की डेमोक्रेसी को आइडियलाइज भी किया जाता है, एग्जाम्पलीफाई किया जाता है, फिर वहाँ ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, विमेन राइट्स की बात की जाए, आप फैमिली लॉज में डील करती हैं, कितना मुख्तलिफ आप देखती हैं और कितनी ज़्यादा तवज्जो है यूके गवर्नमेंट की कि लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर ना हो, ऐसे कवानीन बनाए जाएँ? देखो, हम फैमिली लॉ में काम करना और जो खास तौर पे विमेन राइट्स के बारे में यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं औरतों के लिए हैं। औरतों की सपोर्ट नहीं है एज ए कल्चर के पर्सपेक्टिव से। देखो अपने पाकिस्तानियों के लिए इंग्लिश के कल्चर में भी यही है भी, मतलब ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और अभी तक रिकग्निशन नहीं है भी, औरतों को भी अब्यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इस चीज़ का एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। ये डिस्कशंस इतनी डिफिकल्ट है उनको सपोर्ट करना और हेल्प करना। तो जो चैरिटी के साथ काम कर रही है कि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने हाफ मैराथन कंप्लीट की था अभी दिस समर में, which is 13 माइल्स मैंने रन किया है। तो मैंने ओवर 1500 रेज की चैरिटी के लिए। इतना हमारा है सपोर्ट, हमें जरूरत है यहाँ पे डोनेशन की। जी काम किया, बहुत शुक्रिया। यूके बर्मिंघम से शफीरा मुस्तफ़ा हमारे साथ थी और जवेरिया असद ने रिया किया और अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा हमारे ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं उनको उनकी पार्टिसिपेशन हमारे शो में हो। अब जनाब हमने बात करनी है क्रिकेट की, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत सकता है और आने वाली सीरीज़ के लिए जो पाकिस्तान के टूर है उनमें बड़ा ये कारामद मददगार साबित हो सकता है कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए। तो इसकी हम बात करें, आज पहला दिन का आगाज़ और अपडेट ये आई कि इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया है। तो इन सब पर बात होगी। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि दूसरे टेस्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही और जो स्पिनर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, तो इंग्लैंड के बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था हमारे दोनों यंग प्रॉमिसिंग स्पिनर्स का, और वो उनकी घूमती गेंदें बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आई और इसी की वजह से ये रिज़ल्ट पाकिस्तान के हिस्से में आया कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड जैसी एक टफ टीम को हराया। क्योंकि पहले टेस्ट के बाद ये जो तवक्कुआत थी पाकिस्तानी फैंस की कम हो गई थी, क्योंकि पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने एक विनिंग पोजीशन के बाद यानी इतना अच्छा स्कोर बनाने के बाद बॉलिंग ने जैसा ख़राब परफॉर्म किया था, तो दूसरे टेस्ट में लग नहीं रहा था कि बाउंस बैक पाकिस्तान करेगा। लेकिन ये हमारी हमेशा हिस्ट्री रही है कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं और किसी भी मौके पर हम सरप्राइज दे सकते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि भाई इसमें क्या इम्कान पाकिस्तान के हैं। अदील, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। कहिएगा, आज टेस्ट का आगाज़ हो रहा है और इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया। पिच को देखते हुए आप बॉलर्स की कितनी जिम्मेदारी समझते हैं? क्या स्पिनर्स वही मैजिक दिखा पाएंगे जो सेकंड टेस्ट में दिखाया था? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर। देखिए, पिंडी की विकेट के लिए, पिंडी के ग्राउंड की जो हिस्ट्री है उसको देखते हुए ये एक बड़ी चैलेंजिंग जो है विकेट तैयार की जा रही है। बिकॉज मुझे याद है जब 1990s में पिंडी में रेगुलरली क्रिकेट होना शुरू हुई थी, इट यूज्ड टू बी अ वेरी सीलिंग ट्रैक। यहाँ पे बड़ी जबरदस्त सीलिंग परफॉर्मेंसेस हमने देखी थी। उसके बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, उसके बाद से दे टर्न इट इनटू अ प्रीटी डेड ट्रैक। बिल्कुल एक डल ट्रैक जो है वो उसको बना दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे इस विकेट को शदीद ड्राई किया गया है, मुल्तान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। पिंडी में मुल्तान को रेप्लिकेट करने में कामयाब होते हैं, ये हमें अभी कुछ मिनटों में पता चल जाएगा ये। लेकिन ये दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स जिम्मेदारी बॉलर्स को ही है, विकेटें लेनी है यहाँ पे पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए, और आई थिंक इनका कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी वेरी हाई। अब तो इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ आज उतरा है। जी इंग्लैंड ने भी देख लिया कि भाई स्पिनर्स ही है यहाँ पर चले। आदिल हमारे साथ ही रही है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी।
ने हमें ज्वाइन, अच्छा फिर डिस्कनेक्ट हो गए वो। अदील, आपसे ही सवाल ये कि अब यानी स्पिनर्स का इतना ज़्यादा किरदार, वो भी एक वन साइडेड अफेयर नहीं हो जाता कि भाई एक मैच है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स ने ही काम करना है, बाकी तो सब इररिलेवेंट सी चीज़ें हो गई हैं, तो उस तरफ जा रही है ये विकेट, आप इसको ऐसे देखते हैं क्योंकि बैलेंस वो नज़र नहीं आ रहा। पिछले टेस्ट में भी एक नई बॉल स्पिनर से कराई हमने और नई बॉल ड्रिफ्ट यानी उसको बाउंस भी मिल रहा है, उसको स्पिन भी मिल रहा है, वो ग्रिप भी कर रही है टर्फ पे, तो ये कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स में क्या कहेंगे इसको आप? देखिए ज़ुहैब, मुझे याद है अब से कुछ सालों पहले मैं एक टीवी प्रोग्राम रेगुलर स्पोर्ट्स का किया करता था, और मेरा जो भी पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट या जो भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर पीसीबी के लोग आया करते थे, तो उनसे मैं एक ही सवाल पूछा करता था, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कहाँ पे लाया करती है? देखिए, हर मुल्क दुनिया का अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट प्रेजेंट करता है। अगर इंग्लैंड में सीमिंग ट्रैक्स बनाई जाती हैं, साउथ अफ्रीका सीम रखता है, ऑस्ट्रेलियन बाउंस रखते हैं, इंडियन स्पिन रखते हैं, तो उनकी ये स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता थी। मेरे ख्याल से पहली बार हमें अंदाजा ये हुआ कि हम स्पिनर्स के थ्रू मैचेस को जीत सकते हैं। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को शायद ये वाला टेस्ट कंफर्म करेगा कि क्या हमें सही फॉर्मूला मिल गया है मैच जीतने का, और अगर ये फॉर्मूला बन गया है, लेट्स कैरी ऑन विद दिस। जी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी अब ज्वाइन कर लिया और होपफुली भट्टी साहब को आवाज़ भी आएगी। ये कई खबर से अदील कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट भी अपनी स्ट्रेंथ पे बनानी है आपने, और अपने बॉलर्स भी, अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो उस पर तवज्जो दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरे टेस्ट में कोई खास ही परफॉर्मेंस नहीं थी स्पिनर्स की, जिसकी वजह से ज़रा पिच से रिलेटेड बड़े सवालात भी हुए। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब। देखें, पाकिस्तान की तो स्ट्रेंथ होम ग्राउंड पर अगर हम देखें तो साल से हम जो टेस्ट मैचेस जीतते रहे हैं वो अपने स्पिनर्स की वजह से जीतते रहे। दरमियान में कुछ ऐसा टाइम आया जब फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान में मैचेस जितवाए, लेकिन ये वो दौर था जब गेंद बन जाती थी, रिवर्स स्विंग होती थी। लेकिन नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर लेगेसी देखें, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हमारे स्पिनर्स भी हमें जितवाते रहे। फिर ये कोई देखें अनहोनी बात नहीं है, जिस तरह अभी अदील कह रहे थे। अगर आप हमारे पड़ोस में देख लें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो सब अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ जाहिर है हम यहाँ पर ना सीमिंग ट्रैक्स बना सकते हैं, ना फास्ट ट्रैक बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल स्पिनर्स पे हम रिलाय करते हैं। लेकिन पिछले मैच में हमें इसलिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई कि हमने उससे पहले जो तकरीबन 2-3 साल का अरसा था जब पाकिस्तान टीम लगातार 11 टेस्ट मैचेस होम ग्राउंड पर खेली, 7 मैच हारी, तो मेरे ख्याल में वहाँ हमें बेहतर सिलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन बड़े साहब, ये तो सही है, ये तो अपने होम ग्राउंड की बात हो गई ना, लेकिन हमें आगे टूर्स भी करने हैं, और उसमें हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका परफॉर्म करना जरूरी है। हमारा तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें ओवर द इयर्स हमारे फास्ट बॉलर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है, और हमारी लेकिन अब आप फास्ट बॉलिंग के महकमे में हम जरा पीछे जा रहे हैं, तो ये एक तशवीश की बात तो बहरहाल है ना। बिल्कुल ज़ोहेब, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलर्स की, अगर आप पास में चले जाएं फजल महमूद खान मोहम्मद से, फिर दरमियान में इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मोहम्मद समी और बेतहाशा नाम, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो रही है। लेकिन आज अगर हम देखें, हमारा फास्ट बॉलर मिसाल के तौर पर शाहीन शाह आफरीदी या नसीम शाह, ये 139-138 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं अपनी बॉलिंग, और जैसे जैसे इनकी बॉलिंग आगे बढ़ती है तो ये 130, 128, 125 पर बॉलिंग करते हैं। तो ये तशवीश की तो बात है। लेकिन वो लोग जो कुछ अरसे पहले कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम पाकिस्तान में ला रहे हैं, और अब आप देखिएगा प्लेयर्स की फैक्ट्री पाकिस्तान में लग जाएगी और पाकिस्तान को इतना जबरदस्त टैलेंट मिलेगा। यही वो टाइम था 4-5 साल पहले का जहां पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई और पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अदील, बस कितना आप ये एक टफ कंपटीशन ये वाला देख रहे हैं, थर्ड टेस्ट, अगर हम रेशो के हिसाब से बात करें, कितने चांसेस है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे अगर आप देखिए पिछले टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड रिमेंबर विल स्टिल स्टार्ट एज द फेवरेट, दुनिया की टॉप टेस्ट टीम्स में से है। पाकिस्तान टीम एक अंडरडॉग की हैसियत से यहाँ पर ये गेम खेल रही है, ये चीज हम बिल्कुल ना भूलें। और ये बात भी आपको याद रखनी है, पाकिस्तान विल बी बैटिंग 4th ऑन दैट विकेट। अगर पिंडी की ये विकेट स्पिन करना शुरू कर देती है तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हम बिल्कुल हम ये देखना पड़ेगा बैटिंग पाकिस्तान कैसे कर। बड़ी साहब, आप बताइए कौन फेवरेट इसमें दिखाई दे रहा है आपको, कितने चांसेस पाकिस्तान के हैं?
देखिए जोएब, अभी तो पहला घंटा मैच का चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहली ट्रिक जो पाकिस्तान टीम मिस कर गई है, टॉस हार गई है। मेरा ख्याल में टॉस इस टेस्ट मैच में बहुत वाइटल था। अगर हम पहले घंटे में ही देखें कि गेंद स्पिन होना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल अदील सही कह रहे हैं कि जो चौथी इनिंग्स है वो बहुत मुश्किल होगी इस पिच पर। जी। लेकिन जिस तरह हम इस पिच की कहानियां सुनते रहे हैं कि वो फैक्ट्रियों में जो हीटर इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल किए गए, बड़े बड़े जो पंखे थे वो लगाए गए पिच को ड्राई रखने के लिए। तो मेरा ख्याल में नो डाउट कि ये टर्फ जो है कैसा खेलता है, 5 बजे तक अगर जाता है तो कहाँ पहुंचता है ये टर्फ, और कैसे होगा ड्रिफ्ट और कैसे होगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सीनियर तजिया का साथ है अब्दुल वाजिद भट्टी और धील ने भी अपना तजिया इस पर पेश किया। एक ब्रेक लेना है मुख्तार साहब, और उसके बाद आएंगे, कुछ कल्चर की बात होगी। बड़ी फेस्टिविटी है, एक पाकिस्तान में चल रहा है कराची में, और मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम कुछ आपकी मुलाकात एक ऐसी अमेजिंग शख्सियत से कराने वाले हैं कि जिनसे अभी जब ऑफ कैमरा मेरी बातचीत चल रही थी, तो यानी सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ उनका शौक़ नहीं है, पैशन नहीं है, वो बहुत कुछ करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं और दुनिया भर में एग्जीबिशंस भी उनकी होती हैं। तो जनाब, हम कुछ माजी के झरोकों में झांकने की कोशिश करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है थ्रो बैक थर्सडे। अच्छा जी, तो जैसे हमने कहा कि भाई पुरानी चीज़ें जो मादूम यानी ख़त्म हो गई हैं, वो रिवायात ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि हमने देखा कि डाक का एक सिलसिला था, डाकिया आया करता था, और बहुत सी ऐसी कैसेट्स का था, टेप रिकॉर्डर्स वगैरह थे। अच्छा, कॉइन्स का भी एक शौक़ होता है जो कि हर दौर में हमने देखा कि लोग ऐसे होते हैं जो कि पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए और उनको महफूज रखने के लिए उनका इस तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ एक बड़ी अमेजिंग शख्सियत है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अहमद अनवर साहब हैं, जो कि कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया से कॉइन्स उनके पास हैं, वो हम दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ एक अमेजिंग आर्टिस्ट भी हैं, एक पेंटर भी हैं, वो उनकी बुक भी है, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस भी होकर चुके हैं। अहमद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन पर वक्त दिया। तो सबसे पहले अब, क्योंकि हमारा सेगमेंट तो यही है कि कॉइन से मुताल्लिक़, लेकिन ज़रा हम आपकी जो पेंटिंग वगैरह है इसकी बात करेंगे। पहले ही बताइए, ये कॉइन्स कलेक्ट करने का कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ, और कितने अभी तक कर चुके हैं, कितने ममालिक के? ये तकरीबन पूरी दुनिया के कॉइन्स हैं मेरे पास। चंद कॉइन्स जो हैं, वो जो छोटे सिक्के हैं, वो सारी ही दुनिया की तकरीबन मौजूद हैं। और ये मुख्तलिफ दोस्त अहबाब जो जाते रहते हैं सफ़र पर, या मैं ख़ुद जाता हूँ, तो मेरी अपनी ख्वाहिश यही होती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो जो मेरी रेंज में होते हैं वो सिक्के मैं जमा करूँ, कलेक्ट करता हूँ। तो कितने आपके पास अभी तक सिक्के कलेक्ट कर लिए आपने, तादाद? अगर तादाद तो मैं नहीं बता सकता, कह नहीं सकता आपको, तकरीबन कोई होंगे 8-10 हज़ार सिक्के तो होंगे। 8-10 हज़ार? जी। और फिर कितने वक्त पीछे और तक फिर के इसमें आपके पास सबसे है? बड़ी क्वांटिटी जो है वो पाकिस्तान की है, समझा। पाकिस्तान के सिक्के भी कोई कम नहीं है। आप पाकिस्तान बनने के बाद से, जब से वो गोल वाला सिक्का था हमारे पास, होलो वाला, उसके बाद से जब आप शुरू करते हैं तो ये तो हज़ारों पे पहुंच जाते हैं। और सबसे कदीम सिक्का किस मुल्क का आपको मिला, और कितनी तगदो के बाद मिला? कदीम सिक्का जो है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा वो राजस्थान का है। अच्छा जी। और राजस्थानी से कितना पुराना होगा वो तकरीबन होगा 500 साल पुराना या समथिंग इस तरीके से। तो इससे यानी जो भी शौक होता है, यानी होता है लोगों का, इससे यानी तस्कीन क्या मिलती है आपको? कैसी अंदर इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे पास ये तस्कीन का मसला जो है, मेरे फादर के पास एक डब्बी हुआ करती थी जिसमें वो खुले पैसे रखा करते थे और कुछ पुराने सिक्के भी थे उसके अंदर। तो उसके अंदर से पुराने जो सिक्के हुआ करते थे जो पाकिस्तान के नहीं हैं, तो वो हम लोग निकाल लिया करते थे, या उनको अक्सर कभी इस डब्बे में डाला, कभी उस डब्बे में डाला, मुख्तलिफ़ तरीके से उससे खेला करते थे। और आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो हमारा पैसे जमा करने का एक तो मिट्टी का गुल्लक होता था, या फिर माचिस की डब्बी होती थी, उसके अंदर रख कर के हम लोग खुश हुआ करते थे कि भाई हमारे पास चंद सिक्के हैं या चंद पैसे हैं।
اور وہ اسکول کے زمانے میں بہت فیوریٹ ایک چیز ہوا کرتی تھی. اچھا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دوستوں سے کہتے ہیں, دوست آتے ہیں, خود کچھ مل جاتے ہیں, کیا پیسے بھی اس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو پاکستان کے کرنٹ سکے ہیں, عیدی کا سکہ نکلا ہوا تھا اور بے نظیر صاحبہ کا سکہ نکلا ہوا تھا. ان کو پھر اسٹیٹ بینک میں کچھ دوست ہیں, ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے, اگر وہاں سے نہیں ملتے تو پھر پرچیز کرنے پڑتے ہیں ہم کو جمع کرنے کے. تو یہ دکھائیں ذرا, آپ کے پاس یہ سکے جو ہیں, ذرا کیمرے کو بھی دکھائیں. میرے پاس بھی ان کی کچھ کلیکشن ہے. یہ دیکھیے جی, یہ دیکھیے, یہ پاکستان کے پہلے سکوں میں سے ہے. ایک پیسہ, اس کو ذرا فوکس کریں. یہ ایک پیسہ ہے, یہ بھی ایک پیسہ ہے, یہ 2 پیسے ہیں, یہ 5 پیسے ہیں, یہ 10 پیسے ہیں, پھر یہ 5 پیسے ہیں جب بنگلہ دیش ہمارے پاس ہوا کرتا تھا. پھر یہ بھی 2 پیسے کا سکہ ہے, یہ پرانا 10 پیسے کا سکہ ہے, اور یہ 2 آنے کا سکہ ہے اسی طریقے سے. پھر یہ ایک پائی ہے, یہ 5 پیسے ہیں, یہ 5 پیسے ہیں, یہ تو ابھی کے سکے ہیں سارے. جی, تو یہ ساری کلیکشن آپ کے پاس ہے؟ جی, یہ اسی طریقے سے ساری کلیکشن جو ہے موجود ہے. اچھا, ایک اور چیز جو مجھے ابھی پتہ چلی کہ آپ آرٹسٹ بھی ہیں اور آپ کی ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں, اور یہ جناب فلائنگ ہاؤسز, ان کی یہ کتاب بھی ہے. یہ فلائنگ ہاؤسز کے بارے میں بتائیے, اور یہ جو پینٹنگ کا شوق ہے, اور کتنا کچھ آپ نے دنیا بھر میں ایگزیبیشنز کرنی ہے؟ میں نے تقریباً کوئی 20 ایک ایگزیبیشن تو دنیا میں کی ہیں جہاں مجھے باقاعدہ طور پہ بلوایا گیا. سب سے پہلا میرا جو مجھے انویٹیشن جو ملا تھا وہ ایران کی طرف سے ملا تھا. وہاں میں گیا تو تقریباً 30-35 ملکوں ممالک سے جو ہے وہ آرٹسٹ آئے ہوئے تھے. پھر ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ بڑھتا چلا گیا. اچھا, اس میں جو سب سے بڑی کوالٹی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ہمارے کوئی اخراجات نہیں تھے, بلکہ انہی کی طرف سے پورا بلایا گیا تھا, اور پورا تقریباً کوئی 10 دن کا یا 15 دن کا ہمارا یہ ٹور تھا, جس میں انہوں نے ایران گھمایا بھی. آپ کو ایکنالجمنٹ ملی, ہمارے ملک کو ایکنالجمنٹ. بہت شکریہ احمد انور صاحب, آپ نے رائز اینڈ شائن پر وقت دیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں. سکے جمع کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ظاہر کچھ خریدنے بھی پڑتے ہیں, اور بڑا قدیم ترین ان کے پاس سکے بھی موجود ہیں, اور پھر آرٹ سے تعلق ہے. اچھا, آرٹ اور کلچر کی بات اب نکل ہی گئی ہے, پینٹنگ کی بات فائن آرٹس کی نکل گئی ہے. تو اب بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل آرٹسٹ کچھ ہوں گے, کچھ پرفارمرز ہوں گے, تو بڑا مزہ آنے والا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن. ویلکم بیک. جیسے بریک پر جاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی کراچی میں ایک کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے, اور بڑی فیسٹیوٹیز ہیں جناب. مختلف ملکوں کے سفرا, یہ سفیر ہی کہیں گے ہم, ایمبیسیڈر ہوتے ہیں, امن کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں, جو فنکار ہوتے ہیں. تو 38 روزہ یہ کلچر فیسٹیول ہے, ورلڈ کلچر فیسٹیول جو کہ جاری ہے. تو ہم نے وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شو پر بڑے آرٹسٹ آئے بھی ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی وہ کیسا ایکسپیرینس ان کا. تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ 3 زبردست پرفارمرز آرٹسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیرا لودھی ہیں, شی از فرام ساؤتھ افریقہ. ہیرا, تھینکس فار کمنگ. ہمارے ساتھ زوئے لفاٹی ہیں, شی از فرام یو کے. if I am wrong in pronouncing your name, please forgive me. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب احمد طباسی, ہی از فرام پیلسٹائن. احمد, تھینکس فار کمنگ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ آرٹسٹ موجود ہیں. آپ بتائیے, فرسٹ کوشچن فرام آل آف یو, how are you feeling coming to Pakistan, and what is the response you're getting from the audience, and is there any difference that you feel before coming to Pakistan, what you are feeling about it, what your perception about Pakistan, is it changed now? No, for sure. For me, as a Muslim, as an Arab, there is always this relationship to Pakistan as a Palestinian. And we know how Pakistani people love Palestine, they are with us. We see in the news, the demonstrations, but also because I'm traveling around the world, and I see Indian movies, I see the West how look at Muslims, and specific to Pakistan. The propaganda they try to show us, we are, Muslims, terrorists, we are jihadists, and when I come to Pakistan, it's totally different.
even me as a Muslim, I was not having this picture of people are very nice, very open, they are very welcoming, and we feel everywhere love, caring, and for me, this is the picture should be about Pakistan. Should be portrayed about Pakistan, for yes. all the world. Zoe, you tell us, how are you feeling coming to Pakistan? And artists are ambassadors of peace, you know, there are no boundaries when it comes to art and culture. So, do you feel any difference performing in Pakistan and back in UK, the way you perform, how people respond to it? Yeah, absolutely. So I am obviously from Britain, but I'm working with the team from Palestine. And it's really, really, as Tabassi mentioned, it's really fantastic how welcoming people are here, how knowledgeable they are of the politics, what's, you know, because Britain obviously colonized Palestine and also colonized Pakistan. So there's a real knowledge and of this history. And yes, art is a means for peace, but for me and also Tabassi, it's also a means of resistance, of fighting against this racism, against this Islamophobia, against colonialism, you know, this huge history and present context of Western attacks and repression. So it's really good to be here with people who are also wanting to speak out about these things and meeting people who, you know, we can be really together on these ideas. You tell us, as an artist, artists are very emotional and they are sensitized about the issues, events that are happening all over the world. So art is best way to do your catharsis and criticize about so many things that are wrong things that are happening in the world. Right. Tell us something about that. So for me, I personally believe the art that I create is more based on dark humor. I think, as we all know, the world is a very sad place at the moment. So I try to focus more on the positivity. We discuss important issues, but we like to add a bit of comedy in it. It's almost as if we're putting a mirror in front of the audience and we're like, this is what we do and how do you feel about it, you know? Do you acknowledge that what is happening around the world is wrong? But we do it in a sort of a humorous way where the audience ends up laughing because they're uncomfortable and they know that what you're showing us is the truth. Ahmed, you are from Palestine and we have seen for the past 1.5 years or maybe more than that atrocities, miseries that Palestinians are going through. So during these difficult times, is it easy for you to perform your, people are like deprived of basic necessities. So what to talk about art and culture? How you are, you know, doing that back in Palestine? No, for sure, you know, the Israeli occupation doing all of this is just to take us all the joy from our life, to make our life difficult in Palestine. So they tell us you have two choices, you die in Palestine or you leave. But for us, for sure, this is the resistance through theater and art. We continue to do our work, but for sure in Palestine, inside Palestine, it's not easy to do shows, art, because you see people dying, invasions, there is no even places, even our theater being attacked, even many artists being killed. So they make it very difficult. But for me, it is the way. It is to bring the story out of Palestine, to continue to show the people that we Palestinians are a human being, we are artists, we do theater, we do art, and we are like any other nation who are looking for life, looking for hope, looking for a future. We want to be as any other communities who can live and program their lives. So for sure, the Israelis try to take our joy and our art, but for me this is the resistance. We do art to resist, we not do art to entertain people. And as we believe that strongest medium to protest in. Exactly, and for us and for our main founder and for our culture as a theater, we believe that the stage is our AK-47. We want to fight and resist through theater and art. And it's very important to keep this kind of example of a real Palestinian, a human artist on the stage, so can people see it, because we become something very far away. People look at us as heroes. We die, but they don't look at us as artists, and we do art. Zoe, tell us how things are going in Culture Festival. Tell us something about your play, your performance, and yeah, absolutely. So the play that we're doing is actually the story of Tabassi's life.
and it begins in the first Intifada, it goes into the second Intifada, and also into the present day. You know, you mentioned the last year and a half, but of course, you know, Palestine has been occupied over 100 years, beginning with Britain and then occupied by the Israelis. So the piece touches on all of these different things, but it does so with humor, it does so with dance, it does so with lots of jokes. So it's also fun. It's painful and it's also very, very fun. Tabassi plays himself, but he plays like 25 different characters from his life. So yeah, we really hope audiences will come see, and we look forward to sharing it with them. Yeah, how do you project Pakistan image back when you will go back to South Africa? What you will tell your friends and what you have heard about Pakistan, and is it changed now, the whole perception of yours? Honestly, I tell them the same. I tell them that I think you should visit before you, you know, make up your mind about a country. Like you guys said, you know, there's a certain image of Pakistan outside of Pakistan. But when my friends hear about Pakistan and I tell them how great it is, they're really interested in coming. And I was actually supposed to bring a production here, but unfortunately that fell through. And they were really looking forward to actually experiencing Pakistan for themselves and not just from the stories that I've told them. I think it's a great country. I love this country. So what about interesting places in Karachi? Have you visited, tasted biryani? And we've tasted biryani and we've just been at the festival so much, so we've been meeting many, many artists at the festival. So that's mostly so far where we've been. But the food is great. Amazing. And you know, when you taste biryani out of Karachi, it's not the same biryani when you taste it in Karachi. Yeah. It is the best biryani. So that's different. Right. And you? What about you? About Well, food in Pakistan, especially in Karachi? So because I am from Pakistan, Karachi, I'm eating what I eat here is basically what I eat back home, what my mom cooks. I think it's great, but I think there are certain things that I don't get over there that I am getting here. And I'm really enjoying sharing this experience with like artists from all around the world. I think it's great. Okay, we are running short of time. We have a lot of questions to ask from you, but unfortunately we'll have to, you know, wind up the show. Thanks a lot, Hira Lodhi from South Africa. She's an artist, amazing artist. Zoe from UK, she joined us. Thanks a lot. And Ahmed from Palestine. Thanks, Ahmed, for joining us. तो आपने देखा जनाब, मुख्तलिफ मुल्कों के आर्टिस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं. पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज नज़र आ रहा है दुनिया के सामने, और यही इमेज हमें उजागर करना है एज अ पाकिस्तानी. हमारी ये बुनियादी जिम्मेदारी है. तो राइज एंड शाइन का वक्त ख़त्म होता है. मुख्तलिफ इशूज़ को, टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. सरवत 2-3 दिन के मैंने आपसे कहा कि नहीं होंगी, ज़रा ब्रेक लिया, लेकिन वो टर्की से ज़रूर आपको ज्वाइन करेंगी. और कैसे ज्वाइन करेंगी ये एक सरप्राइज़ है. तो देखते रहिए राइज एंड शाइन, अपना फीडबैक देते रहिएगा. ज़ोहे वसन को दीजिए इजाज़त. अल्लाह.